व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाया था। अब इंशाल्लाह मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई भी बीच में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन a nut by force of 50 Newton. If the same nut to be loosened up by force of 100 Newton, what should be length of the spanner। ठीक है, तो हमने इसमें दो चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी डाटा लिखते हैं। तो ये हमने डाटा लिख लिया है। सबसे पहले हमारे पास D1 है, मतलब है कि लेंथ ऑफ द स्पैनर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्पैनर पहला स्पैनर है उसकी लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसको मीटर में करेंगे तो ये हमारा 0.2 मीटर बन जाएगा। जो फोर्स लग रही है F1, ठीक है, वो हमारे पास 50 न्यूटन है और जो फोर्स 2 है वो 100 न्यूटन है। सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ द स्पैनर निकालते हैं। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ द स्पैनर निकालना है और टॉर्क अप्लाई जो हो रहा है पहले वाले पे उसका निकालना है। पहले वाला इसमें हमने दो चीज़ निकालना है, तो हम लोग पहले टॉर्क 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले वाले पे जो टॉर्क हमारे पास कितने के बराबर होता है, चलो ये T1 के बराबर है, तो जिसके मुताबिक हमारा टॉर्क है D1 मल्टीप्लाई बाय F1। तो ये हमारा टॉर्क 1 के बराबर है। इसमें अगर हम लोग वैल्यूज़ डाल दें तो हमारा सिंपल आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन के मुताबिक हमने टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा था अगर फोर्स और लेंथ पता हो तो। ठीक है, ये निकाल दिया। अगर हमारे पास नट सेम होगा तो फोर्स दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ द स्पैनर क्या होगा। ठीक है, तो अगर सेम नट है तो फोर्स भी मतलब है कि फोर्स नहीं, टॉर्क जो अप्लाई होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। ठीक है, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को बराबर करेंगे तो टॉर्क 2 हमारे पास क्या है D2 मल्टीप्लाई बाय F2। ठीक है, तो ये हमारे पास वो है मतलब है कि टॉर्क 2 की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, और टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है D1 मल्टीप्लाई F1। ठीक है, दोनों टॉर्क अगर बराबर है तो मैं इसको इक्वल ले सकती हूँ। इक्वल अगर इन दोनों को इक्वल लेंगे, इसमें हम लोग D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितने के बराबर होगा, D2 इज इक्वल टू D1 मल्टीप्लाई बाय F1 बाय F2। ठीक है, इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ डाल दिया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 100। तो इसमें हमारे D2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, या 0.1 मीटर। लेकिन हमें क्या है इसको किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो ये इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज होगा, तो इसको क्या करेंगे 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये D2 की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास ये समझो कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा है, अलोंग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ बैलेंस्ड बाय पिवट एट मिडल if two mass M1 M2 suspended distance at 0.2 0.3 meter respectively from the pivot ignoring mass of the स्टील बार इफ़ mass M1 इतने के बराबर है तो M2 हमने निकालना है। ठीक है, तो हम इसकी पहला डाटा लिखते हैं। तो ये हमारे पास डाटा में लिख लिया है।
जिसके मुताबिक अगर मोमेंट आर्म है m1 के अगेंस्ट, अगर हमारे पास देखें मास 1 के अगेंस्ट, तो इसका हमारे पास डिस्टेंस कितना है, d1 0.2 मीटर है। और अगर मोमेंट आर्म m2 के अगेंस्ट देखेंगे तो ये हमारे पास 0.3 मीटर है। हमारे पास जो पहला मास दिया हुआ है, उन्होंने एक मास दिया हुआ है जो कि m1 कितने के बराबर है, 0.6। तो ये मैंने लिख लिया है। अगर हमने अब m2 निकालना है, ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, हमारे पास जो हम लोग इक्वेशन वो लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ यूज़ होगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर सेकंड कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क क्लॉकवाइज है वो इक्वल होता है, ठीक है। अगर इसको इक्वल लेंगे, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अब ये रोटेशन में है, तो एक एंटी क्लॉक और टॉर्क क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो हमारे पास क्या होगा, d1 वेट 1, क्योंकि इसमें मैस दिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स की जगह हम लोग इधर क्या पुट करेंगे, वेट, क्योंकि इसमें वेट एक्ट कर रही है, ठीक है, बॉडी के ऊपर। d1 w1 इज इक्वल टू d2 w2। हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारा वेट है, हमें पता होता है कि वेट इज़ इक्वल टू mg होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होगा कि w इज़ इक्वल टू mg के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा d1 m1g, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों साइड पे, तो g1 तो नहीं लगेगा। और दूसरे साइड पे क्या होगा, d2 m2g। तो यहाँ से g की मतलब कि g की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, जो m2 की वैल्यू इजीली निकल आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें m2 कितने के बराबर हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू d1 m1g, और इधर आ जाएगा d2g, ठीक है। अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करना है, तो m2 हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, तो क्या है, इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, d1 m1g, d1 की वैल्यू ये है, g से कैंसिल आउट हो, इसकी वैल्यू को हम लोग ना डालें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.4। तो इससे हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आ गई, ये 0 है। तो m2 की वैल्यू क्या है, 0. तो हमारे पास इसका मैथ्स हमें पता चल गया। आई होप ये भी समझ आ गई होंगी। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, टू द पॉइंट सिर्फ है, ठीक है। चलें अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, 2 मैसेज हैं। अगर वो ये 2 मैस है, 250 ग्राम और 100 ग्राम वाला है, ठीक है। हैंगिंग पोजीशन कौन सा, एक 65 पे एक 80 पे है, और ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मीटर रोड है। पिवट पॉइंट इसका कौन सा, 50 है। तो हमने वो पोजीशन बताना है जहाँ ये थर्ड मास अटैच करें और ये बिल्कुल रॉड बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डाटा लिखते हैं। तो ये हमारा डाटा हो गया। मास हमारे पास m1 कितने के बराबर है, 250, m2 100 ग्राम और m3 मैंने 400, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पे लगेगा, राइट वाले साइड ये है। पिवट पोजीशन इसका क्या है, 50 है, और इसका जो m1 की पोजीशन, सॉरी हाँ, पिवट पोजीशन 50 है, m1 की 80 है, और m2 की, सॉरी m1 की हमारे पास 80 है, और m2 की 65 है। ये मैंने वैल्यू m2, ये वही वापस आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 65, हमारा 65 आ गया। अब हमने क्या कर निकालना है,
हमारे पास जो निकालना है, हमने D3 निकालना है कि 3 को किस जगह पे अटैच किया जाए, ठीक है, उसे कितने पोजीशन पे लगाया जाए। अब हमें ये क्या है, पोजीशन बताई हुई, लेकिन हमारे पास मोमेंट आर्म नहीं है जो कि हम लोग खुद निकालेंगे। तो मोमेंट आर्म कितने के बराबर होगा, मोमेंट आर्म M1 का कितना होगा, D1 इसका हम लोग क्या करेंगे, पिवट पोजीशन से इसको माइनस करेंगे, 80 माइनस 50। तो ये हमारे पास जो D1 आया वो 30 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह हम लोग मोमेंट आर्म M2 D2 निकालते हैं, तो हम लोग इसको किससे माइनस करेंगे, 65 को माइनस करेंगे 50 से, 50। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस रॉड को इस साइड पे लगाना है कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। तो हमारे पास इधर भी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड जो नहीं है, वही इक्विलिब्रियम जो हमने ऊपर किया था वही दोबारा यूज़ करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। इसके अगर हम लोग वैल्यूज़ डालें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी इस साइड पे क्या है, D3 है जो हमने निकालना है, D3 मल्टीप्लाई बाय F3। और इस साइड पे क्या है, 2 हमारे पास, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, D1 मल्टीप्लाई F1 और साथ प्लस करेंगे D2 मल्टीप्लाई बाय F2, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो D3 जो फोर्स है वो हमारे पास वापस वेट के बराबर है, तो हम लोग M1G लिख देते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट, क्योंकि वेट इज इक्वल टू, इधर मैं दोबारा लिखती हूँ या F इज इक्वल टू mg, ठीक है, या वेट, इसको फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा यहाँ दोबारा, और यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी D1 मल्टीप्लाई M1G और साथ प्लस हो जाएगा D2 मल्टीप्लाई M2G, ठीक है। अगर हम इसमें D3 निकालेंगे तो M1G को इस साइड आके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, D3 में थोड़ा स्पेस इधर, D3 हमारे पास आ जाएगा D1 M1G, इधर मल्टीप्लाई का साइन समझ लें आप लोग, वो मल्टीप्लाई है, और इधर आएगा D2 M2G और नीचे आ जाएगा हमारे पास M3 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये M1 लिख दिया, ये M3 है, ठीक है, M3 है, M3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये बन जाएगा D3 कितने के बराबर हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई 250 बाय 400। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3000 प्लस 3750 बाय 400। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6750 बाय 400। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 16.875
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास D3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जिसके मुताबिक अ कार weighing of 1200 kilogram enter a roundabout diameter 60 meter at speed of 25 kilometer per hour. Calculate centripetal force act on car if its कर्व। ठीक है, हमने सिर्फ सेंटीपीटल फोर्स निकालना है, बाकी अगर डाटा हमें दिया हो तो पहले हम सबसे पहले इसकी डाटा लिखते हैं। ठीक है, ये है मैथ हमारे पास 1200 किलोग्राम दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और स्पीड हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने सेंटीपीटल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें थोड़ा यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं, जिसमें जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर को हम लोग 25 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो ये हमारी वैल्यू इसकी आ जाएगी 6.94 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी 6.94 मीटर स्पीड आ गई है। और एक और चीज़ हमने जो निकालना है वो सेंटीपीटल फोर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो F mv²/r, ये सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला है। इसमें डायमीटर तो नहीं है, मास भी हमें पता है, वेलोसिटी भी हमें पता है, जो ऊपर निकाला स्पीड या वेलोसिटी की, लेकिन ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग डायमीटर निकालने के लिए, रेडियस निकालने का डायमीटर है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल आएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आया 30 मीटर। ठीक है, बस हमने अब इस वैल्यूज़ को पुट करना है। FC = mv²/r, तो इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे मैथ्स 1200 मल्टीप्लाई स्पीड क्या है 6.94 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास जो रेडियस है वो 30 है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5796.32 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 1926.54 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारी सेंटीपीटल फोर्स आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर आंसर था। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीपीटल फोर्स आ गया है। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिर्फ थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन करना है, बाकी अपने फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करना है। चले अब हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट, इसमें क्या बताया हुआ है हमें, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस बताया हुआ है। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट दिस हाइट। ठीक है, इस हाइट पे हमने इसकी क्या निकालनी है, ऑर्बिटल। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहले रेडियस बताया हुआ है हमें, आर कितना है 42 किलोमीटर। ठीक है, और इसके लिए कोर फार्मूला टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है, जो कि 24 आवर, क्योंकि जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो 24 आवर में अपना वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो हम इसको अगर सेकंड में चेंज करें, क्योंकि हमारा आंसर हमें सेकंड में चाहिए, जो कि हो जाएगा 8664 और 00 सेकेंड। ठीक है, 8600 ये 86400 सेकेंड हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड का, ठीक है, तो वो हमारे पास हमारी बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप चैप्टर के टॉपिक्स में पढ़ लें। इसकी वैल्यू है 2πr/t। ठीक है,
तो हम लोग इसमें सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई आई, पाई की वैल्यू कितने के बराबर होती है, ये बहुत आसान है, 3.14 के बराबर। और रेडियस हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कि कितने के बराबर है हमारा, ये रेडियस है 4200, ठीक है, 4200। और नीचे डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या आएगा, ये वाला आएगा 864 00, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.052 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, जिससे ये जो स्टेशनरी रिवॉल्व करता है, ठीक है, ऑर्बिट का जो मोशन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मेरे बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको चैनल पे जाके अगर आप ढूंढेंगे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सब के न्यूमेरिकल्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इसी सॉल्यूशन में मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़। दैट ऑल फॉर टुडे।